अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर करेंगे और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंटिन्यू है। ठीक है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आप लोग कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तलाशफेस एकेडमी को, तो अब एटम के स्ट्रक्चर को समझने में और ज़्यादा आसानी हो रही होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वही चैप्टर नंबर 4 में एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में एक और अहम किरदार अदा करने वाला है। और वो एक्चुअली क्या है, हमारे जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है उसी से रिलेटेड जब हम हाइड्रोजन एटम को समझ रहे हैं, तो हम आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे दो चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो हम लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्रेशन हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी के लिए, और फिर उसी को हम कंटिन्यू करेंगे वेव नंबर के लिए। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट तो हम उसको करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? एनर्जी बराबर थी -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4 और फाइनली ओवर एन स्क्वायर था और एच स्क्वायर था। ठीक है, -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4 और डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में। तो आज सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस, जिसमें हमें पता है कि प्रोटॉन मौजूद है और ये एक ऑर्बिट आ गया। ठीक है ना, और ये दूसरा ऑर्बिट आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारे पास इनिशियल ऑर्बिट है। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया इनिशियल ऑर्बिट, ये वाला। ठीक है ना, इसको कर देते हैं एन आई। और इसी तरीके से जो हायर ऑर्बिट है, एन आई भी कर सकते हैं, एन वन भी कर सकते हैं। और ये जो हायर ऑर्बिट है इसको हम कर देते हैं एन टू के बराबर, इसको एन वन कर देते हैं और इसको कर देते हैं एन टू। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे जो लोअर ऑर्बिट है वो एन वन है और जो हायर ऑर्बिट है वो है एन टू। तो अगर इन दोनों की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर एन वन अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। एनर्जी के साथ हम लिख देंगे E1 इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4। ये तो सब सेम रहेगा, डिवाइड बाय सिर्फ किस चीज का फर्क आएगा, यहां पर आ जाएगा क्योंकि E1 है तो यहां पे आ जाएगा N1 का स्क्वायर और हो जाएगा एच स्क्वायर। इसी तरीके से जब हमें फॉर्मूला चाहिए होगा सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी के लिए तो हम इसको लिखेंगे E2। सेम फॉर्मूला रहेगा -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4 और अपॉन में आ जाएगा N2 का स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गए दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी। ठीक है ना, तो हम सपोज करते हैं कि जो गैस है उसको हमने इलेक्ट्रिकली हीट किया है। ठीक है ना, द गैस इज इलेक्ट्रिकली हीटेड। हमने इलेक्ट्रिकली उसको हीट किया, तो जब हमने उसको इलेक्ट्रिकली हीट किया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जम करेगा, इट्स इलेक्ट्रॉन जम्प टू, क्या करेगा वो? हायर ऑर्बिट में जम्प करेगा, जम्प टू हायर ऑर्बिट। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन जो यहां कहीं पर मौजूद था, एक इलेक्ट्रॉन जो यहां कहीं पर था, वो जम्प करके चला जाएगा यहां से इधर तक। ठीक है ना, तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक बात आप याद रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला गया इट मीन्स कि वो क्या हो गया? वो हो गया एक्साइटेड। ठीक है ना, पुरजोश हालत में आ गया। लेकिन ये जो पुरजोश हालत है यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट है, उसके बारे में एक बात याद रखें। जैसे कि हम जानते हैं, सिंस जो एक्साइटेड स्टेट है वो है अनस्टेबल। ठीक है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, बल्कि वहां पे कुछ टाइम गुजारने के बाद इलेक्ट्रॉन को वापस आना पड़ता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। और ऐसा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा? जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उसको क्या करेगा? पहले उस एनर्जी को ये रिलीज करेगा और फिर क्या करेगा? ये वापस जंप कर जाएगा अपने ग्राउंड स्टेट में, जो कि उसका इनिशियल स्टेट थी। और ये जो रेडिएशन इमिट होती है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, फॉर एग्जांपल हमें प्लैंक्स लॉ के मुताबिक पता है E बराबर होता है एच न्यू के, तो इसकी एनर्जी लेट से एच न्यू के बराबर होगी। न्यू ही दरअसल फ्रीक्वेंसी और एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल,
अगर हम बोहर्ट्ज़ एटॉमिक मॉडल को स्टडी करें तो याद रखो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो इस तरह से कर देते हैं हम लोग, एनर्जी एमिटेड, जो एनर्जी क्या हो रही है, जो एनर्जी एमिट हो रही है लेट से उसको डेल्टा ई कर देते हैं, वो एक्चुअली किसके बराबर होगी, E2 हायर ऑर्बिट की एनर्जी में से माइनस कर देंगे लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, और वो एनर्जी बराबर होती है एच न्यू के, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर के अंदर दिखाया भी एच न्यू के बराबर होती है, और वो दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी कि हमें क्या करना होगा, यानी कि हमें E2 माइनस E1 करना होगा, E2 माइनस E1, और अगर E2 माइनस E1 करेंगे तो देख लो पिछले पेज के ऊपर हमारे पास E2 की वैल्यू भी लिखी हुई है, E1 की वैल्यू भी लिखी हुई है। तो पहले मैं E2 की वैल्यू लिख देता हूँ, माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 ओवर क्या क्या आ गया, N2 का स्क्वायर आएगा और H का स्क्वायर आएगा माइनस, और फिर माइनस फॉर्मूले वाला माइनस जो अभी एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर मौजूद था, m z स्क्वायर E4 ओवर N1 का स्क्वायर और H स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास एक वैल्यू बनी। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे सबसे पहले, E2 माइनस E1 किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 ओवर N2 का स्क्वायर H स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 ओवर क्या बनेगा, ये बन जाएगा N1 का स्क्वायर और H स्क्वायर। अब एक काम करो, ये जो प्लस की वैल्यू है इसको पहले लिख देते हैं, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे। तो अभी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 का आंसर आएगा, ये वाली वैल्यू पहले, तो 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 ओवर N1 का स्क्वायर और H स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख दिया, और ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना N2 वाली, इसको बाद में लिख रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 ओवर क्या बन जाएगा, ये N2 का स्क्वायर और H स्क्वायर, माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख दी, प्लस वाली पहले लिख दी। अब देखो क्या क्या कॉमन आ गया, जो कॉमन आ गया कॉमन ले लेते हैं, इधर लिख देता हूँ, तो E2 माइनस E1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या क्या बचा, ये आ गया 2 पाई स्क्वायर आ गया, m कॉमन आ गया, z का स्क्वायर कॉमन आ गया, e की पावर 4 कॉमन आ गई, डिवाइडेड बाय अपॉन से h स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, ये है 1 अपॉन, पहले क्या लिखा हुआ है N1, तो हो जाएगा N1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे कि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के तहत यहाँ पर आपको बात बता दी है कि बराबर किसके होना चाहिए, तो यहाँ पे बता देंगे अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसके तहत ही हम लोगों ने देखा था किसके बराबर आ रहा है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के तहत ये बराबर आ रहा है E2 माइनस E1, यानी कि जो डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी वो इमिट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है तो वह एच न्यू के बराबर आएगा। इसका मतलब जहाँ पे E2 माइनस E1 लिखा हुआ था वहां पे हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 ओवर H स्क्वायर। सिर्फ हमने क्या करा, ये जो लिखा हुआ था ना E2 माइनस E1, इसकी जगह पे हम ले गए एच न्यू, और बाकी सब उसी तरीके से लिख रहे हैं। कॉमन लेके क्या बचा था हमारे पास, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। और अब पहला जो हमें फॉर्मूला चाहिए था वो फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए था, तो ये रही वो फ्रीक्वेंसी जो हमें अलग करनी है, तो न्यू को यहीं रहने दो, H दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या क्या था यहाँ पर था 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 ओवर क्या क्या आ गया, H क्यूब हो जाएगा। देखो पहले से क्या लिखा हुआ था, पहले से लिखा होता है H का स्क्वायर, ये H इधर आगे डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा H क्यूब, और यहाँ पे क्या वैल्यू बची, यहाँ पे बचा 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास अब ये जो फॉर्मूला आ गया है, ये जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला हमें क्या चीज देगा, ये फॉर्मूला हमें देगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड वेव, जो भी वेव इमिट हुई है, जो भी फोटोन उसने इमिट किया है, ये जो है वो उसकी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रहा था, सबसे पहले ये जो एनर्जी इमिट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कितनी फ्रीक्वेंसी इसको इमिट करनी चाहिए। अब जो हमें थोड़ा सा काम करना है ना, वो काम हमें करना है फॉर वेव नंबर, क्योंकि पेपर में वेव नंबर के बारे में पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपको पता है वेव नंबर किसे कहते हैं, है भाई, वेव नंबर किसे कहा जाता है। याद रखो ये जो वेव नंबर है ना, बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ ये जो वेव्स है ना, इनमें बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, और ये होती है नंबर ऑफ वेव्स,
क्या होते हैं वेव नंबर का मतलब होता है ये है नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, जो कि होती हैं पर यूनिट डिस्टेंस। पर यूनिट डिस्टेंस कितनी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं उनको कहा जाता है वेव नंबर, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि पर यूनिट डिस्टेंस कितनी वेव्स हैं तो उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेव नंबर के थ्रू। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखो फॉर्मूला क्या है था, फॉर्मूला था हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, स्टडी करा था वेव मोशन के अंदर, और वो बराबर होता है v इज इक्वल टू सिंस v बराबर होता है एफ लेमडा के। याद है ये फॉर्मूला आपको, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v जो है वो स्पीड को जाहिर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है, और लेमडा जाहिर कर रहा है वेव लेंथ को, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे ना तो ये बन जाएगा हमारे वेव नंबर के लिए। वेव नंबर जिसे हम शो करते हैं यहाँ पे हम शो तो उसको न्यू से ही करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं तो वो समझ जाना आप कि वो जाहिर कर रहा है वेव नंबर को। अच्छा हाँ, एक बात है, हमने मैट्रिक में इसको एफ के लिहाज से पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी एफ के लिहाज से, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको अभी अभी हमने स्टडी करा है कि ये किसके बराबर है, हमने इसको न्यू के बराबर किया है। तो मैं यहाँ पे न्यू ही लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को हमें वेव नंबर की फॉर्म में लिखना है, हम चाहते हैं कि वेव नंबर की फॉर्म में आ जाए, तो सबसे पहले आप याद रखें फॉर फोटोन, क्योंकि यहाँ पे हम फोटोन की बात कर रहे हैं, तो फोटोन की एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, स्पीड ऑफ फोटोन बराबर होती है सी के। सी होती है क्या, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करती है लाइट, यानी कि फोटोन ही, जो कि होता है कितना मीटर पर सेकंड के अंदर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू न्यू ओवर लेमडा, ठीक है। अब यहां से जरा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को अलग कर लो, तो फ्रीक्वेंसी क्या वैल्यू बनेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनेगी हमारे पास इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा, और ये जो लिखा हुआ है ना हमारे पास 1 ओवर लेमडा, दरअसल यही है हमारे पास वेव नंबर, जिसको हम न्यू के ऊपर बार लगा के शो करते हैं। तो जब भी हमें आप अगर डिफाइन करना चाहो वेव नंबर को, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ के ही बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इसके बराबर होता है तो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या बना, और देख लो डेफिनेशन बनी, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, नंबर ऑफ वेव ऊपर एक वेव फॉर एग्जांपल पर यूनिट डिस्टेंस, डिस्टेंस या लंबाई वो वेवलेंथ कहलाती है। तो अब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ये बनेगा न्यू इज इक्वल टू सी, और साथ में आ जाएगा न्यू बार, और ये जो न्यू बार है वो आपको पता है कि वेव नंबर को शो कर रहा है। तो अब पता है क्या करेंगे, ये जो न्यू की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, लेट से इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, दोबारा देख लो, ये वाली इक्वेशन है। तो जहां पर न्यू लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सी और न्यू बार इज इक्वल टू, और बाकी वैल्यू सेम लिखेंगे। क्या क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4, और अपॉन में लिखा हुआ था एच क्यूब, और बाकी क्या क्या लिखा हुआ था 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमें वेव नंबर के लिए चाहिए, तो सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ पे जो डिवाइड होगा, तो वेव नंबर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4 ओवर, ये हो जाएगा सी एच क्यूब, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अच्छा, अब इतने सारे कांस्टेंट साथ में लेके चल रहे हैं, तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, लेट सपोज कर लेते हैं सारे के सारे कांस्टेंट तो है ना, 2 बदलेगा ना, पाई बदलेगा ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा ना, हाइड्रोजन के लिए जेड ये एटॉमिक नंबर बदलेगा, ये आ गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी पावर 4 भी नहीं बदलेगी, सी भी कांस्टेंट है और एच भी प्लैंक कांस्टेंट है। तो इन सब को एक कांस्टेंट के बराबर सपोज कर लेते हैं और उसको हम शो करते हैं आर एच से, वेयर ये जो आर एच है वो क्या कहलाता है, वेयर आर एच कहलाता है राइडबर्ग्स कांस्टेंट, ये राइडबर्ग्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, राइडबर्ग्स कांस्टेंट भी कहते हैं, बहरहाल ये राइडबर्ग्स कांस्टेंट है, सही प्रोनाउंसिएशन। सो राइडबर्ग्स कांस्टेंट आ जाता है, और फिर अगर मैं ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ हमारे पास सीजी सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास याद रखिए जो राइडबर्ग्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आती है 109678, तो 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक ना,
सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो कितना सिंपल सा बनेगा। देन हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा, और वो होगा वेव नंबर कभी भी कैलकुलेट करना हो तो बराबर आएगा आर एच के, ठीक है। आर एच आ गया। और बाकी ये जो है ना जेड, बेसिकली इसको हम अगर शामिल नहीं भी करते तब भी चल जाएगा, लेकिन हम अभी आर एच पूरा का पूरा कांस्टेंट सपोज करेंगे, डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा एन 1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने बात करी है फॉर किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बता इस वजह से रहा हूँ जरूरी कि राइट बर्थ कांस्टेंट मैंने हाइड्रोजन के लिए ही कैलकुलेट किया है, वरना तो पता है क्या करते हैं, जो जेड होता है ये जेड भी जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा होता है, यानी कि अदर देन, अगर यही होता है अदर देन हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ हो तो फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, मैं नहीं चाहता आप लोग कंफ्यूज रहो। तो वो होता है वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच की वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ पर आता है वो जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एन 1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो वहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, यानी कि आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे जो जेड मैंने इस फॉर्मूले में रखा है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सो ये वो दो एक्सप्रेशन थे फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के लिए जो मैं ड्राइव करना था। आई होप समझ में आ गया होगा, और कोई कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उसको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।